हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस अकेडमी। बच्चों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि देखो बच्चों, जितना आपको पेपर में आपने मेहनत किया था और उसके हिसाब से आपने अपना रैंक जो है स्कोर किया है, अब आपके लिए बहुत जरूरी होता है बच्चों कि ये जान पाना कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन कौन सा कॉलेजेस मिल जाता है। देखो बच्चों, काउंसलिंग अगर पता होगा काउंसलिंग कैसे करते हैं तो आपके लिए क्या होगा कि आपके थोड़े बहुत कम रैंक पर भी आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको हो सकता है आपके पैसे भी बहुत सारा वेस्ट हो जाए। आपको हो सकता है कि जो मनचाहा कॉलेज जो आपको पता चलेगा मुझे ये मिल सकता था और वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यही बेटा आपकी ज़िंदगी जो है ना इसी पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा कोर्स आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम लोग जो बात करेंगे मेनली जो है हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे। तो देखो, जब भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात आती है तो दो तरीके से बच्चों जो है दो तरह की कैटेगरी होती है ना। जैसे कि आपके स्टेट में कोई मेडिकल कॉलेज है तो उसमें 100 सीट्स हैं मान लो, है ना, तो उसमें से बच्चे 15% चला जाता है आपका ऑल इंडिया कोटा में और 85% चला जाता है स्टेट कोटा में। तो मैं दोनों को मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा आपके लिए, ठीक है बच्चों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं बच्चों, जो नए बच्चे एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दूसरी बात कि जो काउंसलिंग करने के वक्त में जब आप कॉलेज में जाओगे, आप अपना जब फाइनल आपका कॉलेज हो जाएगा तब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको बता देता हूं, ठीक है, जिसको मैंने लिख रखा है ताकि आपके लिए टाइम सेव हो सके। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स बच्चों आपको हमेशा तैयार पहले से करके रखोगे आप, ताकि उस टाइम में, क्योंकि आपको हार्डली 2 दिन मिलेगा आपको कि जिसमें कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज जो आपको मिला है वहां पर आपको जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए। तो इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले रेडी कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो उसमें से बेटा पहला डॉक्यूमेंट्स है आपका जो नीट का जो एडमिट कार्ड आया है, ठीक है, वो ले लेना है, या नीट का जो स्कोर कार्ड और रैंक लेटर है वो ले लेना है आपको। इसके अलावा क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेना है। ठीक है, तो देखो क्लास 10th का जो मार्कशीट होता है उसी में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। ठीक है, तो क्लास 10th का इसीलिए चाहिए होता है सर्टिफिकेट, जिसमें क्या होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए। उसके अलावा क्लास 12th का जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए, और सबके सब ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए। उसके बाद आईडी प्रूफ आप लगा लो कोई भी, है ना। इसके अलावा बच्चों 8 जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होगा कि आपने जो काउंसलिंग में आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया होगा और वो आपको मिल गया होगा, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, वही होता है हमारा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर्स। ठीक है, उसको लेके जाना पड़ेगा। और अगर आपको कास्ट बेनिफिट उठा रहे हो तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। और अगर मान लो फिजिकली हैंडीकैप के लिए अगर आपको इसका बेनिफिट उठा रहे तो आपको पीडब्ल्यूडी वाला सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाना है। ठीक है, तो पहले बेटा जिसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, ताकि मेरे लिए स्पेस मिले कि मैं आपको सब डिटेल से बता सकूं। तो मैंने बच्चों आपको बताया कि जो भी कॉलेजेस होते हैं, है ना, तो उस कॉलेजेस में बच्चों 2 कैटेगरी बताया आपको, एक तो हो गया ऑल इंडिया कोटा, एक हो गया स्टेट कोटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ऑल इंडिया कोटा की। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एक वेबसाइट है आपका एमसीसी का, है ना, तो ये बेटा स्मॉल में लिख लेते हैं, आप सर्च करोगे बच्चे mcc.nic.in। ये जो बेटा वेबसाइट है mcc.nic.in, इस वेबसाइट पे सबसे पहले आप जाओगे और उसमें आप सेलेक्ट करना यूजी मेडिकल कॉलेजेस के लिए, यानी कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो है ना आप उसमें सेलेक्ट करोगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या होता है बच्चों कि कुछ फीस देनी पड़ती है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन आपको उसमें अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ता है। तो आपको वही ध्यान रखना है कि जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया था ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आपको वही देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो अब बात आता है हमारा कि रजिस्ट्रेशन का। तो देखो बच्चों, हम बात करते हैं कि एमसीसी जो भी कंडक्ट करता है उसकी बात करते हैं, कौन कौन सा ये जो है एडमिशन के लिए कौन कौन सी काउंसलिंग ये कंडक्ट करता है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखो जब बच्चे आपने एमसीसी के वेबसाइट पे चले गए, वहां पर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। उसके बाद बच्चों जो है ना, पहले रजिस्ट्रेशन के चार्जेस मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूं मैं कि एमसीसी में जो एडमिशन जो आप जाओगे, तो एमसीसी एडमिशन किस चीज़ का करवाता है, तो बच्चों वो करवाता है एक तो आपका MBBS, है ना, इसके अलावा बच्चों BDS हो गया, इसके अलावा हो गया आपका BSc नर्सिंग। ठीक है, BSc नर्सिंग, इस सब के लिए वो करवाता है एमसीसी, काउंसलिंग करवाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों कि इसमें ध्यान रखना है आपको कि इस दोनों में ही, चाहे MBBS हो या BDS हो, इसमें आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आएंगे,
गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आएंगे और इसके अलावा जो है प्राइवेट कॉलेजेस भी आएंगे। दोनों के लिए ये काउंसलिंग करवाता है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी और प्राइवेट कॉलेज के लिए भी। लेकिन बीएससी नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए करवाता है ये, ठीक है। जैसे कि मान लो जिपमर हो गया, एम्स हो गया, उस सब के लिए, ठीक है। तो इसके लिए कंडक्टिंग करवाता है ये कौन, तो हमारा जो एमसीसी है, ठीक है ना, ये एमसीसी ये सारे के सारे काउंसलिंग करवाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये तो क्लियर होगा कि हाँ ठीक है एमबीबीएस बीडीएस ये सब करवाता है, लेकिन ये कौन कौन से कॉलेज कौन कौन से यूनिवर्सिटीज के लिए करवाता है ये एमबीबीएस की काउंसलिंग, क्योंकि हमारा फोकस मेनली है एमबीबीएस के लिए, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चे कि एमसीसी जो है एमबीबीएस के किस किस कॉलेजेस के लिए ये कंडक्ट करवाता है, तो उसके लिए भी मैंने लिस्ट लिख लिया है ताकि आप लोग का टाइम बचे। तो मैं डिस्कस कर लेता हूं बच्चों। देखो सबसे पहले एमसीसी जो है हर एक स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होंगे उसके 15% सीट्स को जो है के लिए भी ये जो है चाहे एमबीबीएस का हो या बीडीएस का हो उसके लिए काउंसलिंग करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो बच्चे अगर मान लो किसी स्टेट में किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का 100 सीट्स है तो 15 सीट्स जो हो गया वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो होगा जो रिजर्व रहता है उसके लिए काउंसलिंग करवाता है कौन, एमसीसी, ठीक है बच्चों, चाहे एमबीबीएस हो या फिर बीडीएस हो। इसके अलावा जो है जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे बीएचयू हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जिपमर हो गया, एम्स हो गया, इन सब का 100% सीट्स जो है उसके लिए वो काउंसलिंग करवाता है। इसके लिए जो है आप देख लो यहाँ पर, तो मैंने मेंशन कर दिया है कि जैसे बीएचयू हो गया आपका, ठीक है ना, इसके लिए भी एमबीबीएस या बीडीएस के लिए 100% वही करवाता है। एम्स के लिए भी हो गया आपका, जिपमर के लिए भी हो गया, एएमयू के लिए भी हो गया, है ना। इसके अलावा बच्चों जो है जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का और जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में है कॉलेज उसके 15% सीट्स को भी वो करता है, ठीक है। इसके अलावा जो जामिया मिलिया जो इस्लामिया जो मेडिकल कॉलेज है तो उसमें बच्चों क्या होता है कि उसमें सिर्फ बीडीएस के लिए जो है ये काउंसलिंग कंडक्ट करता है। जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए जो है वो बीडीएस के लिए जो है एमसीसी जो है कंडक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो है ईएसआईसी जो है ईएसआईसी के लिए भी ये 100% सीट्स के लिए कवर करता है ये। अब देखो बच्चों क्या है हमारा कि इसके अलावा जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो देखो बच्चों एक हर एक जो स्टेट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं। तो जो प्राइवेट कॉलेज किसी भी एक स्टेट का काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी फेमस हो जाता है, ठीक है, तो वही आ जाता है बच्चों डीम्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी जो हैं वो नॉर्मल स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वो मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है काफ़ी नेम और फेम होता है उस कॉलेजेस का, तो उसमें क्या होता है कि वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। यानी कि देखो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे जो है फैमिली से इकोनॉमिकली साउंड है, यानी कि जिनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं है ना, क्योंकि उसमें कम से कम सोच लो 20 लाख 25 लाख एक साल का उसका फीस जाता है। तो पहली बात तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा क्या होता है जनरली कि उस घर में ऑलरेडी कोई डॉक्टर्स होते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है उनको। इसके अलावा क्या होता है कि वो बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं जिस बच्चे को इंडिया में एमबीबीएस करने के बाद उन्हें वर्ल्ड में जैसे कि अमेरिका यूएस जाना हो या फिर मान लो यूके जाना हो, कनाडा जाना हो, कहीं और जगह से जा करके बाकी की डिग्री उन्हें वहाँ से लेनी होती है। तो इन सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जो यहाँ से बच्चे गए होते हैं, ठीक है, उनसे भी उनको हेल्प मिल जाता है कि कहाँ पर उनको किस तरह से अमेरिका में किस तरह से कब फॉर्म भरना है, कब उसके पेपर होंगे, उस सब का भी हेल्प मिल जाता है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है खास करके वही बच्चे जाते हैं जिनको फॉरेन से कोई जो बढ़िया हो, फॉरेन में भी खास करके जो अमेरिका यूके इस सब के कंट्रीज हैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो जाना चाहते हैं अपनी हायर डिग्री के लिए उनके लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी बेटर होता है, ठीक है बच्चों। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी 100% सीट्स जो है वो एमसीसी ही जो है काउंसलिंग में लेती है। अब बात करते हैं बच्चों, ठीक है, कि बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में बता ही चुका हूं कि 100% गवर्नमेंट सीट्स जो है वो एमसीसी इसके लिए काउंसलिंग कंडक्ट करती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बच्चे कि रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है वो कितना होता है। तो देखो बच्चों जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो दोनों जगह आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एक तो ऑल इंडिया कोटा के लिए, ठीक है, और एक तो लेना होगा बेटा स्टेट कोटा के लिए भी आपको अलग से करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले बेटा AIQ की बात करता हूँ, ऑल इंडिया कोटा की बात करता हूँ मैं, ठीक है। इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन की बात करोगे, रजिस्ट्रेशन के लिए जब बात करोगे, है ना, तो उसमें जो है रजिस्ट्रेशन जो फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो क्या है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बच्चे 1000 रुपये का होता है,
ठीक है। इसी तरह से SC ST के बच्चों के लिए होता है, SC ST के बच्चों के लिए होता है ये 500 तक होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, उसके लिए करवाना चाहता है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ये 5000 है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कितना है? 5000 का आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं है कि SC ST के लिए कोई डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी मनी एक होता है सिक्योरिटी मनी, ठीक है, जो कि आपको बाद में वापस हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी मनी, ठीक है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए क्या होता है? 10,000 रुपीज़ होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट मेडिकल, ये हुई अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होंगे उनके लिए लगेगा ये 5,000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी जाएगा, डीम्ड के लिए मैं अलग से ही लिख देता हूं, उसके लिए बच्चों 2 लाख रुपए की होती है ये सिक्योरिटी मनी, ठीक है। तो इतना देने के बाद ही आप जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 11,000 रुपीज़ लगेंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उसको 5,500 लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी आप चाहते हो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, तो आपको 2,05,000 रुपये लग जाएंगे, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि अगर 2,05,000 रुपये आप दे देते हो तो ये चार्ज देना जरूरी भी नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये हो गए इसके फीस। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने लिए कौन सा काउंसलिंग में हमें किस सीट को सेलेक्ट करना है, इस सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया बेटा जी ऑल इंडिया कोटा के लिए हो गया रजिस्ट्रेशन का। अब बच्चों एक काम करते हैं कि पहले ना गवर्नमेंट कोटा के लिए भी जो है ना, फॉर गवर्नमेंट कोटा, उसके लिए फीस की बात कर लेते, ठीक है। फॉर स्टेट गवर्नमेंट कोटा, ठीक है, या स्टेट कोटा लिख देते हैं फॉर स्टेट कोटा, ठीक है। तो देखो स्टेट कोटा में क्या होता है बच्चों, रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है आपकी, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी बच्चे वो 500 से लेकर के 2,000 रुपीज़ तक जो है ये वैरी करता है अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, बिहार का ले लूँ, है ना, तो बिहार में जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए आता है, अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए आता है 1,200 रुपये का, और वहीं 600 रुपये पड़ता है वहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी मनी बच्चों वहाँ भी क्या होता है 10,000 रुपये होते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, ठीक है। और सिक्योरिटी मनी की बात करूंगा मैं, सिक्योरिटी मनी की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 10,000 से लेकर के 20,000 तक अलग अलग स्टेट्स में ये वैरी कर सकता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये होता है ये सिक्योरिटी मनी। लेकिन ये सारे के सारे किस में बेटा जी? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट मेडिकल यानी कि GMC की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर मैं प्राइवेट, जिसे जैसे मान लो स्टेट में जो है प्राइवेट भी होता है, अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो वहां पर बच्चों सिक्योरिटी मनी के तौर पर अगर आप BDS में जाना चाहते हो, ठीक है ना, तो BDS के लिए जो सिक्योरिटी मनी होती है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बिहार का ही ले लेता हूँ, तो वहां पर 50,000 रुपीज का जो है वो BDS में सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा, और वहीं MBBS के लिए यहां भी 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 लाख रुपए जो है आपको देना पड़ेगा सिक्योरिटी मनी, ठीक है, MBBS के लिए, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों फीस चार्जेस। इससे पहले आपने देख लिया कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा चाहिए। अब हम लोग निश्चिंत होकर के आराम से जो है देखते हैं कि कैसे हम लोग सीट का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बेटा जी मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब आप जाओगे सबसे पहला काउंसलिंग के लिए, तो आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो है बच्चों पहले होती है, उसके बाद होती है हमारी स्टेट कोटा की, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आएगा बेटा जी AIQ का, है ना, फिर आएगा बेटा जी स्टेट कोटा का, ठीक है। तो स्टेट कोटा के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, C लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो बेटा जी इसका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होगा, उसके बाद आएगा बेटा स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड, इसके बाद ही आता है जनरली 10-15 डेज के बाद। फिर आएगा बच्चे इसका सेकेंड राउंड काउंसलिंग, ठीक है। इसके बाद आएगा बेटा जी इसका स्टेट कोटा का सेकेंड राउंड काउंसलिंग, ठीक है। इसके बाद आएगा इसका थर्ड राउंड, जिसको मॉप अप राउंड भी कहते हैं, ठीक है, थर्ड राउंड या फिर मॉप अप कहते हैं, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। और उसके बाद आता है बच्चे इसका मॉप अप, ठीक है, मॉप अप, ठीक है। और लास्ट में आता है बच्चे स्ट्रे सीट्स वैकेंसी, ठीक है, स्ट्रे राउंड आता है, ठीक है। इसके बाद इसका भी स्ट्रे राउंड आएगा, है ना।
ठीक है ना बच्चे। तो ये बच्चे क्या है इसको मैं समझाता हूं। देखो बच्चों क्या होगा कि सबसे पहला जो आप ऑल इंडिया कोटा में जाओगे, ठीक है, तो वहां पर आप जो भी आप सीट सेलेक्ट करोगे, है ना, उसके बाद कुछ दिन के बाद आपको स्टेट कोटा के लिए भी आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। तो उसके कुछ दिन के बाद आप इसमें जाओगे, फिर इसका फर्स्ट राउंड के बाद इसके सेकंड राउंड में जाओगे, इस तरह से चलता रहेगा। तो अब बच्चों मैं डिटेल से सबको डिस्कस करता हूं। जैसे ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में गए, ठीक है ना बच्चे, ऑल इंडिया कोटा के आप फर्स्ट राउंड में गए, ठीक है, तो बच्चों वहां पर जो आपको जो सीट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, आप चाहो तो 100 150 जितने मर्जी हो उतने मेडिकल कॉलेज को आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो अपने प्रायोरिटी बेसिस पे, ठीक है ना। तो उसमें से बच्चों आपको ये सेलेक्ट करना है, लगभग 30% ऐसे कॉलेज सेलेक्ट कर लेना कि जो आपको लगे कि ये तो मुझे नहीं मिलने वाला, ठीक है, बट मेरा ड्रीम कॉलेजेस ये है। तो ऐसे 30% कॉलेजेस के को आपको ऐसे सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें से आपको जो है, अब कहोगे सर मुझे कैसे पता कि मुझे कौन सा मिलने वाला है कौन सा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो अभी मैंने बताया था आपका mcc.nic.in, इसी वेबसाइट पे ना आपको प्रीवियस ईयर यानी कि जो आप 2025 में देखोगे तो 2024 में जो है किस रैंक पे किस कॉलेज किसको मिला हुआ था, इस तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा, वहां पर मेंशन होगा। तो जनरली क्या होता है बेटा, मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, कट ऑफ अलग अलग हो सकता है, लेकिन रैंक जनरली वही होता है, क्योंकि टॉप कॉलेजेस जो टॉप रैंकर होंगे कहाँ जाएंगे, एम्स में जाएंगे, है ना। तो कितने रैंक तक बच्चों को मिला था एम्स, कितने रैंक तक मिला था जिपमर, कितने रैंक तक मिला था इसी तरह से BHU, है ना। तो ये सब ना बच्चों आपको वेबसाइट पे ऑलरेडी दे रखा होता है उस वेबसाइट पे, ठीक है। तो आपका जो रैंक है उसके हिसाब से आप देख लोगे कि आपके रैंक के हिसाब से आपको क्या क्या मिल सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो आपको यही करना है बच्चे, ठीक है, कि सबसे पहली बार जब जाओगे आप ऑल इंडिया कोटा में जाओगे आप जब काउंसलिंग के लिए, तो उसमें से आपको 30% ड्रीम रखना है, यानी कि आपको लग रहा है कि मुझे एम्स शायद नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी आप जो है 30% जो है सीट जो है आप उसके लिए भी एम्स के लिए भी आप उसमें से चूज कर लो। जब आप नंबर ऑफ जो कॉलेजेस के लिस्ट को आप जो उसमें ओके करते जाओगे, ठीक है ना, तो उसमें से 30% आप उस लिस्ट में रख लो जो आपका ड्रीम कॉलेजेस है, 40% उससे मॉडरेट कि ठीक है शायद ये तो मुझे मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से बच्चे बाकी का 30% जो है जो आपको लगता है कि ये तो मुझे मिल ही जाएगा, ठीक है, लेकिन चलो ये तो मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन चलो ये नहीं मिलेगा तो ये तो 100% मिल ही जाएगा, मतलब 30% ऐसे भी रखो आप कि जो कि आपके लेवल से नीचे का भी कॉलेज हो, ठीक है। तो ऐसे भी लेकर के 30% ड्रीम कॉलेज, 40% जो है मीडियम जो मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है, और 30% ऐसे भी लेकर के चलो आप कि जो कि आपको 100% मिल जाए, ठीक है बच्चों। ये सारे के सारे मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब यहीं पर बच्चों मैंने क्या बताया कि यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होती है ना। तो बेटा जी देखो, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए मैंने पहले बता दिया है कि जिस बच्चे की फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, जिसका परिवार है ना, उसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिसके दिमाग में ये चीज़ है कि चलो ठीक है कर लेंगे मैनेज, प्राइवेट कॉलेज में भी कहीं जाना पड़ेगा तो उससे अच्छा चलो डीम्ड में चले जाएंगे, वहाँ पर डीम्ड में थोड़ा सा वर्ल्ड का एक्सपोजर मिलता है, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो तब भी मैं उस बच्चे को सजेस्ट करूंगा कि ठीक है बेटा कि अभी फर्स्ट राउंड में आप जो है जब आप फॉर्म फिलअप करने लगो, जब आप रजिस्ट्रेशन करने लगोगे, ठीक है ना, तो उसमें आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन ना करो अगर आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली नहीं है तो, ठीक है। क्योंकि मान लो वहां पर आप कोई ना कोई सेलेक्ट करोगे तो आपको वहां पर वो मिल गया, ठीक है, मिल जाएगा, फिर आपके पास दिमाग में कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा जो है आपको उलझा नहीं रहा हूँ, सीधा कह रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड में जिसका फैमिली जो है जो मीडियम फैमिली हो, ठीक है, तो उस फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको सिर्फ फोकस करना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जिसमें 30% आपको रखना है ड्रीम कॉलेजेस को, 40% रखना है कि जो ड्रीम कॉलेज से लेकर के लोअर लेवल कॉलेजेस का, और 30% ऐसे भी रखो कि ये तो पक्का मिल ही जाएगा मुझे, ठीक है, ऐसे भी कॉलेज ले लो, ठीक है बच्चों। तो अब मान लो बेटा जी फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में क्या होगा बेटा कि फर्स्ट राउंड जैसे कंप्लीट होगा आपका, उसके बाद आपको क्या होता है वहां पर लॉक करने का ऑप्शन देता है, ताला जैसा बना होता है डिजाइन, आप लॉक करना होता है। अगर आप लॉक नहीं भी करोगे तो आप जो अलग अलग अरेंज करोगे तो लास्ट जो आपका अरेंजमेंट है उसी को मान लिया जाएगा कि आपने फाइनल कर दिया है। तो आपका जो रैंक है उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है, जैसे कुछ बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, है ना, और जो आपका जो स्टेट कोटा है गवर्नमेंट कोटा है, तो चलो हम AIQ की बात कर रहे हैं ना। तो आपका बेटा जी जो है एक तो रैंक, उसके बाद आपका जो रिजर्वेशन कोटा है, इस सब चीज़ों को देख करके और आपने जो जो चूज़ किया है, जो भी लिस्ट दिया है आपने,
उसके हिसाब से आपको रैंक अलॉट, आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको मान लेते हैं बेटा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको कोई ना कोई कॉलेज आपको अटेम्प्ट जो है आपको मिल गया, अलॉट कर दिया गया। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पर कई चांसेस हो सकते हैं। पहला चीज है कि आपको अलॉट हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया, ठीक है, कि मैं 3 कैटेगरी लिखता हूं, ठीक है, कि नॉट अलॉटेड, जो भी आपने सेलेक्ट किया उसमें से कोई भी आपको नहीं मिला, है ना। ठीक है, तो अब देखो बेटा जी, इसको बीच में छोड़ रखा हूं कि यहां पर देखो 2 सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, मान लो आपको बेटा जी फर्स्ट में ही आपको कोई ना कोई जो आपने लिस्ट दिया था उसमें से एक कॉलेज मिल गया। ठीक है, लेकिन बेटा ऐसा हो सकता है कि आपको जो कॉलेज मिल गया वो कॉलेज जो था आपको थोड़ा सा लगा था ये तो बहुत लोअर लेवल का है, और हम अभी हमारे पास सेकंड काउंसलिंग है, थर्ड काउंसलिंग है, ये सभी हमारे पास पूरे बचे हुए हैं, है ना। तो हम क्यों फालतू में इसी कॉलेज को एक्सेप्ट कर ले हम, है ना। तो आपका मन नहीं है उस कॉलेज में जाने का। ठीक है, और आपको विश्वास है, जैसे मैंने बताया ना कि आप देख लोगे कि अपने रैंक के हिसाब से कि कौन कौन सा कॉलेजेस मुझे मिल सकता है, और उसके हिसाब से आपने देख लिया, ठीक है, कि मेरे रैंक में मुझे पता ही था ये तो मुझे मिल ही जाएगा, ये तो कभी मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको वहां पर कॉलेज ज्वाइन नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हो। पहला ऑप्शन है कि आपने ज्वाइन नहीं किया, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने ज्वाइन कर लिया। ठीक है बच्चे, अब भी बेटा 2 ऑप्शन है। ठीक है, आप ज्वाइन नहीं भी करोगे तब भी आपको जो है आपका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट जो आपको जो है ना वो रिफंड हो जाएगा, और सेकंड राउंड के लिए अभी भी आप एलिजिबल हो। कोई भी प्रॉब्लम फर्स्ट राउंड तक में नहीं होता, चाहे आप एक्सेप्ट करो या एक्सेप्ट नहीं करो। ठीक है, और जब आपको मिला ही नहीं है तब तो ऑटोमेटिकली आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, कि फर्स्ट राउंड में आपके लिए कोई कॉलेज नहीं मिला तब सेकंड राउंड में चले जाओ। लेकिन बेटा अगर आपको मिल गया और आपने कॉलेज जो है आप कॉलेज नहीं गए, आपने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया, जो भी कॉलेज मिला आपको, ठीक है, तो आपको यहाँ फ्री एग्जिट का ऑप्शन मिलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको नहीं लेना है मत लो, आप सेकंड राउंड में जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है बच्चे कि कुछ बच्चे करते हैं जो वो भी बहुत अच्छा डिसीजन है कि कुछ बच्चे सोचते हैं चल ठीक है कोई बात नहीं, लो रैंक का ही है ना, लेकिन सेफ हैंड लेकर के चलते हैं कि हम इसमें से एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर जो है एडमिशन ले लिया बच्चे ने। ठीक है, एडमिशन ले लिया बच्चे ने, है ना। अब उसमें क्या होता है बच्चे कि उस बच्चे के दिमाग में ये भी बात चलती रहती है कि ठीक है हमने एडमिशन तो ले लिया इस लोअर कॉलेज में, लेकिन मेरे लिए बेस्ट होता कि मैं ना सेकंड काउंसलिंग तक वेट करता, क्या पता मेरा जो है ड्रीम कॉलेज भी मुझे मिल जाए या इससे बढ़िया मुझे कोई भी कोर्सेस मिल जाए मुझे। ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकता है वो बच्चा, ठीक है ना, वहां पर उसके पास ऑप्शन होता है कि वो जब कॉलेज में जाएगा अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो वहां पर सिर्फ क्या करेगा, फोटो कॉपी देगा और कहेगा कि मैं सेकंड काउंसलिंग तक जो है ना मैं वेट करना चाहता हूं, सेकंड काउंसलिंग के बाद में फाइनल एडमिशन लेना चाहता हूं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ऐसा बहुत सारा रूल है कि आप जो है एज अ टेम्परेरी आप जो है अपने फोटो कॉपी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका सबमिट करके आप कहीं एडमिशन ले सकते हो, और फिर आप सेकंड काउंसलिंग के लिए आप आगे जा सकते हो। ठीक है बच्चों, और ये तो बता ही दिया कि इसको तो अलॉट ही नहीं हुआ। ठीक है, अब ये सबके सब पहुंच गए बच्चे सेकंड काउंसलिंग में। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग में। ठीक है बच्चे, जो सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग होगा इस सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप पहुंच गए। ठीक है, अब सेकंड राउंड काउंसलिंग में क्या होगा बच्चे, अब यहां से आपको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है बच्चे कि इसमें आपको जो है आपको पता चल चुका है कि मैंने ड्रीम कॉलेज लिया था, है ना, वो लगभग आते आते बच गया, तो इस बार हो सकता है कि वो आ भी सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि नहीं मैंने ड्रीम कॉलेज का सोचा तो था लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा दूर रह गया ये, है ना, वो तो पॉसिबल है ही नहीं कि अब जो है उस ड्रीम कॉलेज मिलेगा। क्योंकि बच्चों क्या होगा कि जब आपने फर्स्ट काउंसलिंग पार कर लिया तो क्या है कि कितने कॉलेज के कितने सीट्स फिल्ड हो गए, है ना, उसके बाद कितने वैकेंट सीट्स बचे हुए हैं, वो हर एक कॉलेज जो है वो अपनी लिस्ट जारी कर देता है कि यहाँ पर इस कॉलेज में इतने सीट बचे हुए हैं, इस कॉलेज में इतने सीट बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको आइडिया लग चुका है कि आपका ड्रीम कॉलेज जो है वो आपके नज़दीक में है या बहुत दूर है। जब लगेगा कि बहुत दूर है तो आप थोड़े से रियलिस्टिक होकर के सेकेंड टाइम जो है आप इस बार जो फॉर्म फिलअप करोगे, जो रजिस्ट्रेशन तो देखो बच्चे एक बार जो आपने फीस दे दिया वही रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन दोबारा से आप क्या होगा कि लिस्ट को आप अपडेट कर सकते हो, जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस आपने पहले लिस्ट में लिया था आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, और चेंज करने के बाद इस बार थोड़े से रियलिस्टिक कॉलेजेस को आप लिस्ट में रखो। ठीक है, ताकि आपका कहीं ना कहीं हो जाए। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद मान लेते हैं बेटा जी कि आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा ये भी है कि नहीं हो तो गया लेकिन मैं एडमिशन नहीं लूंगा, यहाँ पर मैं थर्ड राउंड तक जाऊंगा, है ना,
तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे उस बच्चे को ना रिफंड नहीं, उसकी सिक्योरिटी मनी ना वो जो है जब्त कर लेते हैं वो, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में हो सकता है आपको कि थर्ड टाइम जो है मॉप अप राउंड के लिए जाओगे तो आपको कह सकते हैं कि आपको दोबारा भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, यहां से फ्री एग्जिट नहीं मिलेगी, सेकेंड राउंड के बाद आपको फ्री एग्जिट नहीं मिलती है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए फिर वही ऑप्शन बचेगा कि कोई ना कोई कोर्स में आप एडमिशन ले लो, ठीक है, और फिर थर्ड राउंड के लिए आप वेट करो, ठीक है। और जिसको नहीं मिला, जिसको अभी तक तो नहीं मिला है ना, उसके पास तो नेक्स्ट ऑप्शन तो है ही थर्ड राउंड तक जाने का, है ना। जो थर्ड राउंड क्या है बच्चे, मॉप अप राउंड, है ना। मैं थर्ड राउंड की बात करता हूं बच्चे, है ना। तो ये जो थर्ड राउंड है हमारा, है ना, थर्ड राउंड जिसको मैंने कहा था मॉप अप राउंड भी कहते हैं हम लोग, है ना, मॉप अप राउंड, है ना। तो इसमें जाने के लिए क्या होता है बच्चे, ठीक है ना, तो यहां पर जो बच्चे को नहीं मिला अभी तक वो तो ऑटोमेटिकली वो यहां जाएगा ही जाएगा, है ना बच्चे, वो बच्चा तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बच्चा, या तो बच्चे ने एडमिशन ले लिया, ठीक है, ठीक है, या फिर एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, दोनों ही हो सकता है। तो अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि एडमिशन तो ले लेगा वो, है ना, लेकिन वो फिर क्या करेगा, वेट करेगा अगले के लिए, है ना। मतलब सेकेंड राउंड में ऐसा कर लेता हूं कि मैं इसको लिख देता हूं कि सेकेंड राउंड में उसने जो है एडमिशन ले लिया, ठीक है ना बच्चे। मैं इसको थोड़ा सा बेटा जी ऐसे कर देता हूं, इस सब चीज को हटा देता हूं थोड़ा सा। मान लेते हैं बेटा जी फर्स्ट में क्या हो, बच्चे ने एडमिशन ले लिया, डन हो गया। दूसरे ने क्या किया, नहीं लिया, ठीक है। तीसरा रख लेता हूं, ठीक है, कि एडमिशन तो ले लिया लेकिन वो तब भी वो चाहता है कि वो नेक्स्ट राउंड तक चला जाए, ठीक है, और इसका तो हो ही नहीं रहा था, तो ये तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना बच्चे। तो अब जो बच्चे आपके पास ऑप्शन बचा है वो इन बच्चों के लिए बचा, क्योंकि इसका एडमिशन हो चुका है ना। तो अब क्या होगा बच्चे, वो देखते हैं। अब यहां पर क्या है बच्चे कि एक चीज और आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक आपने जो है, आपने जो मैंने कहा था डीम्ड यूनिवर्सिटी को अब आप छोड़ दो, कहा था ना पहले राउंड में कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि अरे मुझे जो है, अगर आपको लगने लगा है कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मुझे अब नहीं मिलने वाला है एमबीबीएस, तो मुझे जाना पड़ेगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ही, ठीक है, क्योंकि अब थर्ड राउंड आ चुका है, ठीक है ना। अब ये सोचो एक तरह से लास्ट ही है आपका, ठीक है। तो थर्ड राउंड में आपको समझ में आ चुका है कि अब वेट करना ठीक नहीं है, तो अब थोड़ा सा रियलिस्टिक आपको होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर की हम प्रिपरेशन कर लें, ठीक है, या फिर हम कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें, ठीक है। दोनों चीज आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं चलो ठीक है प्राइवेट कॉलेज में ही चले जाएंगे, तो एक बार रुक करके थोड़ा सा ये भी देख लो कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, क्या आपके पास इतना मार्क्स है कि और इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज से बहुत ही बढ़िया होता है, अगर प्राइवेट कॉलेज को, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज को अगर 40% कहा जाए एफिशिएंसी, तो उसकी 60% होती है, मतलब उससे कहीं बेटर होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चों, बता दिया आपको कि वर्ल्ड क्लास जो होता है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर होता है, वहाँ पर आपको जो भी लेटेस्ट चीज़ें जो भी आती है वो सब कुछ मिल जाती है, ठीक है। आपको वहाँ से ही आपको जो है एमडी के लिए भी तैयारी ऑलमोस्ट शुरू हो जाती है आपकी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी हमेशा, अगर प्राइवेट में ही जाना है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी हमेशा बच्चों के प्रेफरेंस में रहता है। तो अगर मान लो आपके पास इतना नंबर है कि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल सकता है, क्योंकि आपने देख लिया है कि कितना रैंक वाले बच्चों को डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल रहा है, तो आपको लगता है कि नहीं मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी तो मिल जाएगा, ठीक है, तो यहां पर या तो प्राइवेट लूं या डीम्ड लूं। तो ऐसे सिचुएशन मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों डीम्ड यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ठीक है। लेकिन कहोगे कि सर अभी तक तो रजिस्ट्रेशन किया नहीं डीम्ड का, तो अब भी आपके पास मौका है कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कर लोगे, तो उसमें 2,05,000 रुपये बच्चे लगता है आपको, ठीक है। लेकिन अभी तक आप श्योर हो चुके हो कि अब आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चांसेस बहुत कम है, तो अब आप 2,05,000 दे करके आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, ठीक है। तो अब आपको कहीं ना कहीं या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, या फिर अगर बचा हुआ है बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो उसमें भी हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर मान लो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको मिल गया तो बहुत खुशी की बात है, ठीक है। नहीं मिला तो फिर किसी स्टेट कोटा में चले, मतलब स्टेट के जो जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें चले जाओगे, ठीक है ना बच्चों। तो इस तीनों में से कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि अगर मान लो कोई बच्चा कहेगा सर मैंने कर तो लिया लेकिन मेरा जो है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी आ गया और डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी आ गया, अब मैं क्या करूं, है ना।
तो देखो कुछ दिन के लिए ना बेटा एक वेटिंग पीरियड होता है, उस वेटिंग पीरियड में अगर आप रिजाइन कर सकते हो, जैसे कि मान लो अभी इसका क्या है, मॉप अप राउंड है ना, मॉप अप राउंड के बाद एक आएगा स्ट्रे राउंड। तो मॉप अप राउंड और स्ट्रे राउंड के बीच में जो गैप होता है, इस गैप में अगर आप जो है अपनी सीट्स को आप खाली कर दोगे, मतलब रिजाइन कर दोगे अपनी सीट्स को, तो कुछ फीस वो, जैसे कि 2,05,000 आपने दिया था, है ना, तो हो सकता है कुछ फीस वो ले लें वापस, आपको कुछ पैसे वापस भी कर दें, है ना, और आप वहां पर से एग्जिट करके अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मॉप अप राउंड में मिल गया है तो आप वहां पर जा सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो कोई बात नहीं, आपके पास तो ऑप्शन है डीम्ड का, चले जाओ, ठीक है। लेकिन बच्चों मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि देखो अगर आपने सोचा कि नहीं मैं मॉपअप ने स्ट्रे राउंड के बाद में खाली करूंगा डीम्ड यूनिवर्सिटी, तब आपको हो सकता है बच्चों कि एक आपको ना एक बॉन्ड भरा जाएगा, उसके बाद आपको ह्यूज पेनाल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों पेनाल्टी देना पड़ेगा? क्योंकि स्ट्रे राउंड के बाद कोई भी नहीं होता है काउंसलिंग, कोई भी, अगर आपने एक सीट पहले ऑक्यूपाई कर लिया मॉपअप राउंड में, ठीक है, और आपने स्ट्रे राउंड उसका खत्म हो जाने के बाद तब आप खाली करोगे, तो उसका पूरा का पूरा साल जो है, 5 साल तक जो है उसका वो एक सीट जो है उसका खाली रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में वो जो गवर्नमेंट कॉलेज को बहुत नुकसान होगा, तो वहाँ पे पेनल्टी लगाएगा। इसीलिए ये जो मैंने कहा आपको कि वेटिंग पीरियड होता है आपका, वो आप जाकर डिटेल पता कर लोगे, है ना, कि उसमें क्या करोगे बच्चे, कि मैंने कहा मॉपअप राउंड में आप अगर जाते हो तो स्ट्रे राउंड से पहले आपको रिजल्ट तो पता चल ही जाएगा, है ना, कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है या फिर नहीं मिला है, ठीक है। अगर मिल गया है बच्चे, ठीक है ना, तो ये बेटे जो अगर मिल गया है तो आप इसको छोड़ दो, इसमें चले जाओ। तो फिर क्योंकि इस कॉलेज के पास अभी नुकसान नहीं हुआ है, अब इसके पास एक और राउंड है स्ट्रे राउंड, उसमें क्या करेगा ये अपनी जो खाली जगह है उसको वो भर सकता है, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हो बच्चे, ठीक है। और बेटा जी यहाँ तो बता दिया कि अगर आपको यहाँ तक में कोई कॉलेजेस नहीं मिला है, ठीक है, तो बच्चे आपके पास जो है वो प्राइवेट कॉलेज का तो ऑप्शन है ही, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं आपको पहले बता दूं, देखो हर एक स्टेट में क्या होता है बच्चों, सिर्फ 15% ही आता है सीट जो जाता है आपका ऑल इंडिया कोटा में। तो अभी तक मैं जितना भी कह रहा था बच्चे, वो सारा का सारा किसके लिए कह रहा था मैं, ऑल इंडिया कोटा के लिए, ठीक है। लेकिन 85% सीट्स तो रिजर्व होती है स्टेट में, है ना। तो मान के चलो बच्चों कि यहाँ पर लोएस्ट कट ऑफ अगर गया है गवर्नमेंट कॉलेज का, अगर मान लो 550 गया है, ठीक है, तो स्टेट में हो सकता है आपको 495 चला जाए आपका, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि आपको स्टेट के लिए जो मॉपअप राउंड है वहां तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वेट कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नहीं हो, तब मान लो स्टेट के किसी प्राइवेट कॉलेज में आपको जाना है तो आप स्ट्रे राउंड में भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, इस थर्ड राउंड के बाद क्या होता है, जो मॉपअप राउंड के बाद क्या होता है बच्चे, लास्ट राउंड जो होता है स्ट्रे राउंड जो होगा हमारा, ठीक है, इसमें आपको बच्चे दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। और वहां पर देखो अभी तक जितने भी काउंसलिंग हो रहा था ऑनलाइन हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि किस कॉलेज में कितने सीट्स हैं, तो उसके हिसाब से आप उस कॉलेज में जाओगे, फिजिकली प्रेजेंट होगे और आप वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवा करके, रैंक दे करके, फीस भर करके आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है बच्चों। तो वो लास्ट राउंड है स्ट्रे राउंड, उसके बाद कोई राउंड नहीं होता, ठीक है। तो जिस तरह से बच्चों मैंने अभी ऑल इंडिया कोटा के लिए कहा था, उसी तरह से आपका स्टेट कोटा के लिए भी होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा बच्चे कि पहले जैसे ऑल इंडिया का जो कोटा का जो फर्स्ट राउंड हो जाता है ना, उसका रिजल्ट जो आने वाला होता है उसके बाद आता है आपका स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड, ठीक है। तो आपको फर्स्ट राउंड में ही जो बच्चे टॉपर्स होते हैं उनको तो फर्स्ट राउंड में ही ऑल इंडिया कोटा से मिल चुका होता है सीट्स, तो वो स्टेट कोटा में रजिस्ट्रेशन करें ना करें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जनरली स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, पहले इसमें जाने के बाद तब आप स्टेट कोटा में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि देखो बच्चों क्या है कि जिस बच्चे का रैंक मान लो बहुत ही जो है ज्यादा रैंक आ गया, यानी कि नंबर जिसके बहुत ही कम आए, ठीक है, वो चाहे बच्चा अगर उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी में समय नहीं जाना है, तो क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी के में भी क्या होता है बच्चे कि बहुत अच्छी रैंक चाहिए होता है तभी उसमें एडमिशन होता है, तो आप चाहो तो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट ही मत करो। अगर आपके नंबर बहुत ही कम आ गए हैं तो आप क्या करो, ऑल इंडिया कोटा में आप उसमें जाओ ही मत, क्योंकि मैंने बता दिया ना आपको कि आप प्रीवियस ईयर का रैंक देख लोगे, आपकी कितने रैंक तक ऑल इंडिया कोटा का कौन सा कॉलेज गया। अगर मान लो आपकी रैंक जो है उससे ज़्यादा आ रही है, ठीक है, यानी कि आपको पता है कि इसमें जाने के बाद भी आपका जो है वो नहीं हो पाएगा एडमिशन, तो बच्चे इसमें आप एमसीसी में आप रजिस्ट्रेशन कराओ ही मत, तब सीधा चले जाओ आप अपने स्टेट कोटा वाले जो
जो वेबसाइट है जिस भी स्टेट में हो, जैसे कि बिहार में है BCECV करके जो है वेबसाइट है, इसी तरह से यूपी का, तो हर एक स्टेट का जो है ना अपना एक वेबसाइट होता है, उसके थ्रू जो स्टेट कोटा का होता है वहाँ पर आप चले जाओ, वहीं पर रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है। और मैंने बता रखा उसका फीस, उसमें भी जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसका भी बता चुका हूँ। तो बच्चे सिर्फ आप स्टेट कोटा के लिए ही चले जाओ, फर्स्ट राउंड करो, ठीक है। फर्स्ट राउंड में देख लो कि आपको वही बताया कि आपको 30% कोशिश करना है कि जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसको लिस्ट में रखो, 40% रखो आपकी मॉडरेट, जो कि हो सकता है मिल भी जाए ना भी मिले, 30% ऐसे रखो जो कि पक्का मिल ही जाए। उसमें भी बताया बच्चे कि फर्स्ट राउंड में अगर मान लो आपको कॉलेज कोई भी मिल जाता है, ठीक है, जो कि आपके एक्सपेक्टेशन, जो आपको डिजायर्ड है, उससे बेकार कॉलेज मिला आपको, ठीक है, आपको लगता है नहीं मैंने तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर दिया था कि कम से कम ये तो मिल ही जाएगा मुझे, ठीक है, ये तो मुझे अभी मिल ही रहा है, तो मुझे इससे बढ़िया कॉलेज भी मिल सकता है, तो आप फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर सकते हो, आपका सिक्योरिटी मनी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है बच्चे। फिर क्या होगा कि सेकंड राउंड में जा करके आप देख लोगे कि हाँ ठीक है, मेरा जो रैंक है उसके हिसाब से मुझे कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो अब सेकंड राउंड से आपको बता रखा है मैंने कि थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर के आप रैंक अपने कॉलेजेस को सेलेक्ट करोगे, उसके हिसाब से आपको जो भी कॉलेज मिलती है उस कॉलेज में आप फॉर्म भर करके उसके लिए आप चले जाओगे एडमिशन के लिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैंने बता रखा है बच्चे कि अगर आपको सेकंड राउंड में भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये कॉलेज फिलहाल रिजर्व रख लेते हैं, अगर मान लो मिले तो मिले दूसरा बढ़िया कॉलेज, नहीं तो ये तो मेरे हाथ में है, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है बच्चे, कि आप क्या करो जो भी कॉलेज मिल रहा है आप उसमें एडमिशन करवा लो, ठीक है। और उसके बाद थर्ड काउंसलिंग यानी कि थर्ड राउंड जो है काउंसलिंग, उसके लिए आप वेट कर लो, उसमें क्या पता आपका जो डिजायर्ड कॉलेज है वो आपको मिल जाए मॉपअप राउंड में, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या होता है कि जितने बच्चों का मान लो ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में होता चला जा रहा है, तो उतने बच्चे तो स्टेट कोटा के कॉलेज से हटते चले जाएंगे, है ना। जैसे मान लो बेटा जी 15% सीट्स, जैसे मैंने बताया कि किसी भी एक कॉलेज में मान लो 15% सीट मतलब 15 सीट्स हो गए MBBS के, लेकिन किसी भी स्टेट में मान लो अगर 2000 टोटल MBBS सीट्स हैं तो उसमें से 300 सीट्स होगा ऑल इंडिया कोटा के, है ना। तो आप जो फाइल कर रहे हो वो 200 के अलावे जितने भी सीट्स हैं आप उसमें फाइट कर रहे हो, ठीक है। तो जो आपके स्टेट के ही बच्चे जो उस कॉलेज के सीट्स में चले गए, जो ऑल इंडिया कोटा वाले में चले गए, तो आपके लिए क्या हो गया कि आपका स्टेट कोटा को वो खाली करते जा रहे हैं, यानी कि स्टेट कोटा में उन बच्चों का कंपटीशन खत्म होता जा रहा है। तो इसीलिए क्या होगा कि मॉपअप राउंड तक में आपको वेट करने से आपका डिजायर्ड कॉलेज मिल सकता है। लेकिन मैंने वही कहा बच्चे कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिले, आपके मतलब का ना मिले तो छोड़ दो, लेकिन सेकंड राउंड में जाने के बाद बच्चे जब आपको कोई भी कॉलेज मिले तो आप उसमें एडमिशन ले लो, जिसमें बताया था मैंने कि फोटोकॉपी वाला डॉक्यूमेंट्स दे करके आप वहां पर एडमिशन ले लो और वेट कर लो आप कि मॉपअप राउंड तक का, ठीक है। और मॉपअप राउंड में अगर आपका डिजायर्ड कॉलेज मिला तो ठीक है, नहीं तो आपके हाथ में तो एक कॉलेज तो है ही एटलीस्ट, है ना। तो बच्चे इस तरह से आप उसमें जा सकते हो। और फिर भी अगर मैंने बताया कि कोई भी क्वेरी है बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है बच्चे। तो बेटा जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बच्चों, इससे थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।